अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिचुएशन अब सदर ट्रंप के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए इन्हें जो अपने इत्तेहादियों से रिस्पॉन्स मिला, हम इस पर भी उनकी फ्रस्ट्रेशन देख चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चीन का दौरा शेड्यूल था। अब इसको भी रीशेड्यूल करने की बातें की जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में तो ये कहा कि जंग की वजह से उन्हें अपने मुल्क में रहना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ एक दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में उनका ये मौक़िफ़ कोट हो चुका है कि अगर चीन ने इनकी आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने में मदद ना की तो वो मुलाकात को मनसूख या कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या इस मुलाकात से वो क्राइसिस ख़त्म होगा जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले की सूरत में पैदा किया? यह भी एक बड़ा सवाल है। शायद डोनाल्ड ट्रंप को अपने इन मुशीरों को चार्जशीट करना चाहिए जिन्होंने उन्हें ये नहीं बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ 33 किलोमीटर की एक जगह है जहां शिपिंग लेन्स दोनों तरफ सिर्फ 3 किलोमीटर हैं, जिसे चोक करने के लिए ईरान को सिर्फ एक ही बारूदी कश्ती काफ़ी है। बहरहाल अब ये वो कीमत है जो डोनाल्ड ट्रंप को सियासी और मिलिट्री जबकि पूरी दुनिया को मुआशी सूरत में उठानी पड़ रही है। अब इस पर पाकिस्तान को क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है, क्योंकि इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान को तेल की सप्लाई में 8 मिलियन बैरल्स और फ्रेट रेट्स में 100% इजाफे का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने सेनेट की कायमा कमेटी को जो ब्रीफिंग दी है, इसमें उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम के ज़खायर इस वक्त भी 27 दिनों के लिए काफ़ी हैं, जबकि डीजल के ज़खायर 21 दिनों के लिए मौजूद हैं। लेकिन LNG और LPG की सप्लाई अब कम होती जा रही है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की ब्रीफिंग के मुताबिक मुल्क में LNG का स्टॉक सिर्फ मिड अप्रैल तक मौजूद है, जिसको मैनेज करने के लिए 31 मार्च से शायद बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू की जा सकती है। इस सिचुएशन में क्या हुकूमत को एनर्जी एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए या नहीं, इस पर भी हुकूमत को सोचना चाहिए। इसके साथ साथ एक और इशू पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी जो 26 फरवरी से जारी है, इस पर भी हम बात करेंगे। कल पाकिस्तान ने काबुल पर एक बम्बार्डमेंट की जिस पर दोनों ममालिक के मुख्तलिफ वर्जन सामने आ रहे हैं। हमारे वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक काबुल और नंगरहार में इन तनसीबात को निशाना बनाया गया जो दहशत गर्दों को मुआवनत फराहम कर रही थी। बहरहाल दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने में हम चीन का रोल देख रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी दोनों ममालिक के हम मनसबों से भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा वज़ारत ख़ारजा के ख़ुसूसी एलची बराए अफ़गान अमूर भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं। अब क्या चीन को सालसी में दोनों ममालिक के दरमियान कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है? इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ अहमद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब मौजूद हैं, आप दिफाई तज़िया निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एजाज़ साहब, डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम्स की अगर हम बात करें तो अब तक तकरीबन वो 7 से 8 मरतबा ये ऐलान कर चुके हैं कि हमने डोमिनेट कर दिया, हम जंग जीत चुके हैं। उन्होंने ब्रिटेन के हवाले से भी आज से एक हफ़्ता पहले ये कहा था कि आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स या आपके जहाज़ हमें नहीं चाहिए, जंग हम अकेले ही जीत चुके हैं। अब एक हफ़्ते बाद वो नाराज़ हैं नेटो से। वो कह रहे हैं कि हमने अरबों डॉलर इनको दिए, आज जब हमें ज़रूरत पड़ी है तो हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा। तो अगर जंग जीत गए हैं तो फिर ये हॉर्मुज़ खुलवाने की अपीलें, ये नेटो से नाराज़गी, ये एलाइज से नाराज़गी, ये क्यों है? जी बहुत शुक्रिया जमल साहब। मैं पहले तो जनरल रज़ा की तमाम बातों से मुतफिक हूँ, कम्प्लीटली बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने दिखाया था कि जब पहला रंग निकला क़यादत का तो भी वो कौम वहीं की वहीं डटी रही। क्योंकि जज्बा जो है वो ईरानी कौम में मैंने देखा है कि काफ़ी, किसी भी कौम में, हमने नहीं, जब मई 2025 में पाकिस्तान पे भारत ने हमला किया था तो हम सारे इकट्ठे नहीं हो गए थे। आपने देखा था, हम तो सड़कों पे लोग निकल आए कि कोई मसला नहीं है, बिल्कुल। तो इसी तरह वहाँ पे भी कुछ मेरे ख्याल इसी किस्म का मंजर है जिसको शायद अमेरिका में अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब का तो अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि वो मकसद क्या था जंग का जिसके लिए उन्होंने ये जंग शुरू की हुई है। उसके ऊपर भी बहुत सारी उन्होंने राय दी हैं कि इस मकसद के लिए की है जंग। कभी कहते थे कि भाई इसको हमने रिजीम चेंज करनी है, कभी कहते कोई एक्सेप्टेबल रिजीम लानी है, लोगों को कहा कि भाई आप उठ खड़े हों, कभी कहते थे उनके न्यूक्लियर जो कैपेसिटी है टू बिल्ड ए न्यूक्लियर वेपन वो खत्म करना है। गोया कोई समझ तो नहीं आ रही थी कि वो उनका एग्जैक्ट मकसद, और अगर वो कहते हैं कि उन्होंने जंग जीत ली है तो फिर बंद कर दीजिए उसको जंग को, क्योंकि क्यों इतनी ज्यादा तबाही फैलाई चले जा रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे मेरे ख्याल में इनको सरप्राइज मिली है, इनकी पूरी तरह प्लानिंग नहीं थी सही तरीके से कि उसको कैसे छुड़वाएंगे। उनका ख्याल था कि ये
एक अभी आप अगर इंटरनेट पे गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा कि ईरान ने क्या क्या वहां पे उसके पास मिलिट्री कैपेबिलिटीज बिल्ड की हुई है उस स्टेट को ब्लॉक करने के लिए। तो उनकी मौजूदगी में ये कोई भी जहाज आके स्कॉट नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। नियर शो ऑफ फोर्स जो है वो अब काफी नहीं रहा अमेरिका के लिए। अब मेरे ख्याल में इस जंग से अगर वो एक सबक सीखेंगे तो यही सीखेंगे कि मिलिट्री फोर्स जो है वो काफी नहीं होती। उसके लिए कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती है। जहां पे अटैक कर रहे हैं उस सोसाइटी को, उस माशरे को समझना पड़ता है पहले, और उसकी नेचर को जानना पड़ता है, तब कामयाबी होती है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए बड़ी रूड अवेकनिंग हो गई है। ठीक है, वो उनकी जो तेहरान की एयर स्पेस है, बल्कि पूरे ईरान की एयर स्पेस डोमिनेट कर रहे हैं, मिलिट्री डोमिनेंस है उनकी। वो मार लेंगे, कितने लोग मार लेंगे, इतना बड़ा मुल्क है, कितने लोगों को खत्म कर लेंगे। ये मैस मर्डर जो होगा, ये जिस किस्म की जेनोसाइड, जेनोसाइड तो नहीं, मैस मर्डर कहें इसको, वो भी इनकी जमीन पे बहुत भारी पड़ेगा बाद में। तो अब तो फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निपटना जो है वो उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि खाली एक यही एक ऐसा दाव ईरान का चला है जिससे शायद ईरान को, अमेरिका को रिट्रीट करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो प्रेशर टैक्टिक है ये फिल वक्त तो कारगर साबित हो रहा है। रज़ा साहब, ये मिलिट्री स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो चलें, ईरान के बारे में हम ये सुन चुके हैं कि IRGC में बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं इंटेलिजेंस उनके ऑपरेशंस में, उनके अंदर मोल्स भी हैं, स्पाइस भी हैं जो कि इनर सर्कल में होते हैं आयतुल्लाहs के। तो उन पर तनकीद तो खासी की गई, लेकिन जब मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात आती है तो पता ये चला कि CIA ने या अमेरिका ने ये तक नहीं सोचा कि 3 किलोमीटर की शिपिंग लेन है हुर्मुज़ की, तो इसको ईरान मुख्तलिफ बोट्स सिर्फ वहाँ प्लेस करके ब्लॉक कर सकता है, दुनिया की जो इकोनॉमिक जगुलर वेन है उसको चोक कर सकता है। तो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, सबसे बड़ी दुनिया की फ़ौज और एयरफोर्स, क्या उसको इतनी स्लाइटेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशंस भी नहीं थी कि ईरान ये टैक्टिक भी इस्तेमाल कर सकता है जिससे दुनिया की ऑयल प्राइसेस सर्च कर जाएंगी, गल्फ़ ख़तरे में पड़ जाएगा? जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। मैं इसका सिंपल तरीके से मेरा ख्याल इस तरह जवाब दे सकता हूँ कि जी डिसीजन मेकिंग जो भी होती है मिलिट्री और सिविल सर्कल्स में, इंटेलिजेंस वाले सारे बैठ के इतनी बड़ी डिसीजन मेकिंग करते हैं, स्पेशली जब वॉर की बात आती है और वॉर स्ट्रेटजी की बात आती है या मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात आती है। मेरा ख्याल ये है कि जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने ये सारे प्रोसेस जो हैं सरकमवेंट कर दिए, कट शॉर्ट कर दिए, और उन्होंने जो बाकायदा एक जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है कि लोग बैठते, इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग होती, उनके पेंटागन के लोग होते, स्टेट डिपार्टमेंट होता, तो एक डिसीजन करते। अगर आपको याद हो तो ये बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की अप्रूवल के बगैर उन्होंने ये डिसीजन किया। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा ये है जी कि ये एस्पेक्ट ये जो डिसीजन है ये कलर्ड था या ये अफेक्टेड था या मोटिवेटेड था नॉन स्ट्रेटजिक थिंकिंग के अलावा भी। वो इस तरह है कि अगर आप देखें तो नेतन्याहू साहब जो हैं बहुत अरसे से ये कह रहे थे कि इजराइल और अमेरिका को मिलके ईरान पे हमला करना है, और उन्होंने अभी रिसेंटली कहा कि मेरा 40 साल ख्वाब पूरा हुआ कि हम मिल के अमेरिका के साथ ईरान पे हमला करें। तो एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है जी जो इनका इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, और जो एपिस्टीन फाइल्स हैं उनका भी कहा जा रहा है कि शायद वो भी एक फैक्टर रहा हो जो अदर दैन द इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग में एक प्रेशर के तौर पे काम आया हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनकी अपनी जो फैमिली के लोग हैं, जैरेड कुशनर हैं, बाकी लोग हैं जो इनके कोई जो करीबी एडवाइजर्स हैं, उन्होंने इनको अपने तौर पे बताया कि ईरान जो है वो 2 हफ्ते में हमला कर देगा, और ये तक भी कह दिया गया कि जी ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो अटेन कर लेगा। वेयर एज प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने बहुत दिन पहले, जब जून के महीने में, पिछले साल जून के महीने में उन्होंने हमला किया था ईरान पे, तो कहा था कि हमने इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑब्लिटरेट कर दी है। अभी आते हैं प्रिपरेशन, इंफॉर्मेशन और CIA। एक्चुअली जी ईरान जो है एक सिविलाइजेशन स्टेट है, ये तो 5-6 हज़ार साल पुरानी एक सिविलाइजेशन है। इनका मुल्क जो है बहुत डिफरेंट है इराक से, और इसी तरह अगर आप बाकी मुल्कों को देखें जो मिडिल ईस्ट में जिनके ऊपर हमले हुए, बशार अल असद साहब को देख लें, ये सीरिया को देख लें, बाकी जो लीबिया में चेंज हुई सारी चीज़ें, तो ईरान उससे कॉन्स्टिट्यूशनली भी डिफरेंट है, मतलब उनकी जो केमिस्ट्री है वो भी डिफरेंट है। जो एजाज साहब फरमा रहे थे, एज अ नेशन, एज अ सिविलाइजेशन स्टेट, वो उनके अंदर फर्वर और रेजिलियंस भी बड़ी है,
टेरेन बड़ी डिफरेंट है, पहाड़ी इलाके हैं बहुत सारे। तो ये बहुत लंबे अरसे से तैयारी कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अंडरग्राउंड वेरी डीप टनल्स में रखी हुई थी, ठीक। जिसके ऊपर शायद उनकी नज़र गई नहीं, या गई भी है तो उनको वो शायद ये लगा कि ठीक नहीं है। जैसे अभी उनके मिसाइल ज़मीन से निकल रहे हैं, या उनके जो कैपेबिलिटी है ये जो ड्रोन्स की या बाकी चीज़ों की, वो अंडरग्राउंड टनल्स हैं। तो आई थिंक थोड़ी मिस कैलकुलेशन हुई है, मिस जजमेंट हुई है। ईरान की जो पेन थ्रेशोल्ड है वो ज़्यादा है। ईरान के अंदर कैपेसिटी टू प्रोलॉन्ग दिस वॉर थ्रू कन्वेंशनल एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल एंड हाइब्रिड मीन्स बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और अब इसमें दो राय इसीलिए नहीं है कि ट्रंप ने बजाते खुद अब ये कन्फेस कर लिया कि ईरान हैज़ अ ट्रिमेंडस पावर जहाँ तक ड्रोन्स और मिसाइल्स का ताल्लुक है, जबकि अब से कुछ हफ्ते पहले वो कह रहे थे कि हम फ्लैटन कर देंगे ईरान को। तो ये जो डिफरेंस है एजाज साहब, ये वाज़ेह है उनकी पोजीशंस में। अब ऑफ रैंप तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप को ही चाहिए, ईरान को नहीं चाहिए, क्योंकि ईरान के इंटरेस्ट में ये है कि जितनी ड्रैग होगी ये जंग, जितनी गुरीला टैक्टिक्स वो इस्तेमाल करेंगे या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, उतना प्रेशर आएगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो खार्ग आइलैंड है, अगर इस पर हमलों के लिए किसी भी गल्फ़ कंट्री की सरजमीन का इस्तेमाल हुआ तो हम आपको टारगेट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मूविंग फॉरवर्ड ये अब ऑफ रैंप ट्रंप को मिलेगा कैसे? दो चार जो ऑप्शंस हैं उनके पास, वो क्या हो सकती हैं? देखिए, सबसे कारगर जो ऑप्शन है वो तो ये है कि खलीजी रियासतें जो इस जंग में बराह रास्त शरीक नहीं हैं, बराह रास्त अगरचे उनके यहाँ अड्डे हैं, वो अब इसका बहुत ज्यादा नुकसान उठा रही हैं इस जंग का। तो उनको चाहिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर जाके अपने वफूद भेजें, उनको बताएं कि जनाब आपने तो ये अड्डे बनाए थे, हमसे खरबों डॉलर खर्च करवा दिया कि हमें सिक्योरिटी देंगे, एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनेगा, हमारी हिफाजत होगी, लेकिन इन अड्डों की वजह से हम पे तो अटैक्स आ रहे हैं। तो इस वजह से बराए करम आप ये जंग बंद करें। मेरा सबसे पहला जो सबसे कारगर जो ऑफ रैंप है मेरे ख्याल में वो यही है कि खलीजी रियासतें जो हैं वो जाएं और जाके उनके ऊपर दबाव डालें। दूसरा ये है कि अमेरिका के अंदर से भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि क्या ये हम अमेरिका की अपनी जंग लड़ रहे हैं या इसराइल की जंग लड़ रहे हैं। और मैंने बहुत सारे सीनियर कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को सुना जो इंटेलिजेंस ब्रीफिंग के बाद आके उन्होंने बड़े गहरे शकूक का इजहार किया। वहां पे आवाज़ उभरती जा रही है और मेरे ख्याल में ये भी आवाज़ उठेगी, जिस तरह आप रजा साहब कह रहे थे कि भाई शायद ये जंग कहीं उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थी कि जो उनकी दाखिली मुश्किलात हो रही हैं एप्स्टीन फाइल वगैरह के हवाले से। तो एक दूसरा फ्रेम वहां बनता है कि इनके ऊपर दाखिली प्रेशर बढ़ जाए। और तीसरा प्रेशर मेरे ख्याल में इसराइल की तरफ से आ सकता है कि अगर ईरान के जो ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स हैं, खुसूसन जो लीथल मिसाइल्स हैं, अभी इन्होंने फतह 2 जो है इनका वो मैक 15 पे है, वो 4 मिनट में इसराइल पहुंचता है, और झील भी अब इन्होंने लॉन्च किया है। तो अगर इसराइल के अंदर इतना नुकसान हो जाता है कि वो जंग बंद करने पे मजबूर हो जाए तो वो भी अमेरिका को राजी कर सकते हैं। तो गोया ये 3 प्रेशर्स हैं उनके ऊपर, अमेरिका के ऊपर, अगर वो ये मान ले। लेकिन उसका एक उनके लिए डाउन साइड बहुत बड़ा है। डाउन साइड ये कि अगर इन्होंने जंग यूनिलैटरली बंद कर दी, कोई एग्रीमेंट किए बगैर बंद कर दी, तो इसका मतलब ये है कि ईरान भी विक्ट्री डिक्लेयर कर देगा, ये भी बेशक कर दे लेकिन ईरान भी कर देगा, जिसका मतलब ये होगा कि कोई गल्फ रियासतें कहेंगी कि ये तो हमारे लिए कोई देर का हाल तो नहीं है, ये तो जंग आपने पोस्टपोन कर दी है, एक बार फिर शुरू हो जाएगी। उस वजह से मेरे ख्याल में ये अभी तक ये फैसला कर नहीं पा रहे, लेकिन जितनी देर करेंगे उतना इस दलदल में गहरे उलझते जाएंगे। एजाज साहब, लेकिन ये जो सजेशन है जो कतर के जो साबिक वज़ीर आज़म अहमद बिन जासिम उनकी तरफ से दी गई, वो ये है कि जीसीसी को भी एक नेटो ऑफ द जीसीसी चाहिए, यानी कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट होनी चाहिए। जिस तरह एक्सपोज हुई है सिक्योरिटी, जिस तरह से इन्होंने आउटसोर्स किया अमेरिका को अपनी बेसिस, उसके बाद में फ़ायदा तो किसी को नहीं हुआ। ये बबल बस्ट हो गई कि ये सेफ़ टेरिटरी है, यहाँ मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट आएगी, थ्राइव करेगा गल्फ़। लेकिन विद इन अ फ्यू डेज़ ये सारी मिथ जो है वो ख़त्म हो गई। तो गल्फ़ अगर अपनी मिलिट्री अरेंजमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब तो यही है कि प्रेशर अमेरिका पर नहीं डाल रहे, बल्कि ये कर रहे हैं कि अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको बेहतर करें ताकि ईरान के अगेंस्ट रेजिलियंस बढ़ सके। देखिए, अगर तो गल्फ के लोग अपनी बनाना चाहते हैं तो एक तो उनको अपने इंटरनल डिफरेंसेस खत्म करने पड़ेंगे, सऊदी अरब और यूएई के दरमियान और किसी हद तक सऊदी अरब और कतर के दरमियान। तो वो अगर ये कर सकते हैं तो एक फोर्स बना लें, लेकिन उस फोर्स के लिए मैन पावर कहाँ से आएगी?
वो तो इनके पास नहीं है। मैं तो कतर में 4 साल गुजारे हैं और ईरान में 5 साल गुजारे हैं। मुझे बड़ी बखूबी अंदाजा है दोनों मुआशरों का। और कतर के जो गल्फ के जितने लोग हैं, इसीलिए तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया कि पाकिस्तान के पास लड़ने वाली फौज भी है और उसमें हौसला भी है और मैन पावर भी है, जबकि सऊदी अरब के पास वो नहीं है। तो चे जाए कि ये छोटी रियासतों के पास तो कुछ भी नहीं है। इस वजह से जो बात निकल रही है वो ये निकल रही है कि ये गल्फ की रियासतें और पाकिस्तान और तुर्की ये मिलकर एक बनाए कोई किसी किस्म की फोर्स जिसकी बैकिंग फिर चाइना करे। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये जो फोर्स है ये ईरान के खिलाफ हो। बिल्कुल, वो इसराइल के खिलाफ तो इस किस्म की फोर्स बना सकते हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ मैं नहीं समझता कि वो उसमें वो इत्तेहाद नहीं आएगा जिस किस्म का। तो अभी ये बिल्कुल जिसे कहते हैं रूडिमेंट्री आइडियाज हैं जिनके ऊपर अभी काफी डिस्कशन की जरूरत है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये इस बात की गमाजी कर रहा है कि अब अमेरिका पे जो इनकी डिपेंडेंस थी अपनी सिक्योरिटी के लिए, ये उसके बारे में दोबारा सोच रहे हैं। एग्जैक्टली, और प्री मैच्योर ये थिंकिंग है। फिल वक्त प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। रजा साहब, ये जो ऑफ रैम्प की बात हो रही है, अमेरिका की फेस सेविंग है, उस पर न्यूयॉर्क टाइम्स की भी मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट जिसमें जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो डिस्कस की हुई थी। उसमें से एक ये थी कि खार्ग आइलैंड पे कब्ज़ा कर लें ग्राउंड फोर्सेस उतार के। दूसरी ये थी कि जो ये न्यूक्लियर मटीरियल है, एनरिचमेंट प्रोग्राम है या फिसाइल मटीरियल है, यूरेनियम है, इसको अमेरिका एयरलिफ्ट करे। और जिस तरह पहले रूस ने भी ये ऑप्शन दी थी कि आप इस सारे मटीरियल को रशिया शिफ्ट कर लें, जंग ख़त्म कर दें, इसके बाद ये थ्रेट न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि वो कोई जौहरी रियासत बन सकती है। तो इन दो ऑप्शंस की तरफ अमेरिका जा सकता है या इट्स टू लेट फॉर दैट और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ती जा रही है? जी, पहली बात तो ये जी कि थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वॉर एम्स की बात कर लूँ। एक तो स्टेटेड एम्स हैं और एक कुछ अनस्टेटेड डिसाइफर्ड कह लें डिड्यूस्ड एम्स इस वॉर के हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो एम है वो ये है कि ईरान जो है इज़ द ओनली चैलेंजर टू इज़राइल इन दिस एरिया, पूरे गल्फ में। बाकी जो हैं वो कोई एग्जिस्ट कर रहे थे पहले भी, अभी भी कर लेंगे। तो अमेरिका और इज़राइल की जो सबसे बड़ी एफर्ट है वो ये है कि ईरान शुड सीज टू रिमेन अ चैलेंज टू इज़राइल, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मुतारफ़ करवाया जाए जिसमें इज़राइल जो है वो रीजनल पावर बन जाए, अमेरिका उसके बैक पे हो। तीसरी बात जो एजाज साहब फरमा रहे थे कि एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला था जिसके नीचे वो रह रहे थे जो ब्रीच हो गया, तो अभी उनके लिए भी कॉस्ट बढ़ाई जाएगी फॉर द सिक्योरिटी और कंसेशन और बेसेस और कुछ इस तरह की चीज़ें। दूसरा जो नॉन स्टेटेड और अनस्टेटेड एम है वो कंट्रोल है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का और बाब अल मंदब का और रेड सी का, और कंट्रोल है इस एरिया के ऑयल का और ख़ास का ईरान का। अब ये दोनों चीज़ें हासिल करना जो है बहुत मुश्किल है। अभी वॉर आगे जाएगी और जो आपके जो क्वेश्चन थे अभी उसकी तरफ आता हूँ। दो पॉसिबिलिटीज़ आपने कही थी, एक खार्ग आइलैंड जो है वहाँ पे अगर कोई बूट्स ऑन ग्राउंड हो या बूट्स ऑन ग्राउंड हो फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द एनरिच यूरेनियम। मेरे ख्याल में जी ये वो ऑप्शन है जो कि अमेरिका को यहाँ पे फिर सालों तक शायद एक बॉग में फंसा देगा। होता ये है कि ये बड़ा डिफरेंट टेरेन है, आपको पता ही है, माउंटेन्स भी हैं और यहाँ पे डेजर्ट्स भी हैं, सारा कुछ है। और ईरान की जो कौम है वो उसका एटीट्यूड भी डिफरेंट है और वहाँ पे जो शहीद होना है वो कोई ताने की बात नहीं या दुख की बात नहीं, खुशी समझी जाती है। तो वहाँ पे अगर ये फोर्सेस लैंड करती हैं ग्राउंड पे तो यूँ समझिए कि बॉग में चली जाएंगी, वो मिशन क्रीप शुरू हो जाएगा कि ये एक फोर्सेस भेजते हैं, 1000 भेजते हैं, 5000 भेजते हैं, वो निकल नहीं सकेंगे या काम कर नहीं सकेंगे, उसके लिए और भेजेंगे। और ये जो इसका वेस्ट है, ये जो वैलीज़ हैं, ये जो माउंटेन्स हैं, उनमें फोर्सेस आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होती जाएंगी और फंसती जाएंगी। मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए वाइजेस्ट ऑप्शन ये होगी कि जिस तरह भी हो सके बातचीत करके दोनों साइडों से जो है ना वो वॉर एम्स ऊपर नीचे करके किसी तरह इस जंग से निकल जाए। दादा साहब, लेकिन फिर वो ट्रम्पियन ईगो की जो बात होती है उसका क्या होगा? जो अगर वो मान जाएं और टेबल टॉक करके जंग खत्म कर दें, सो हाउ विल ही बोस्ट अबाउट इट दैट ही हैज वन द वॉर? जी, वेरी ट्रू जी, वेरी ट्रू। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू बोस्ट, लेकिन अभी भी तो बोस्ट कर रहे हैं ना
कि जी हमने नेवी तबाह कर दी, उनकी लैंड फोर्सेस तबाह कर दी, इकोनॉमी तबाह कर दी, उनकी ऑयल कैपेबिलिटीज़ ख़त्म कर दी, मिसाइल एंड ड्रोन्स ख़त्म कर दिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो उनको नोशन ऑफ विक्ट्री जो है अनाउंस करने में हेल्प कर सकता है। हैविंग सेड दिस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन एट दिस पॉइंट इन टाइम कि किन बेसिस पे ये पीछे हटेंगे। दोनों साइडें अगर गिव एंड टेक करती हैं फिर तो पॉसिबल है, वरना मैं देखता यही हूँ कि ये इस खत्ते में बहुत लंबे अरसे के लिए अमेरिका फंस जाएगा और इसके साथ एलाइज भी साथ नहीं खड़े। बिल्कुल, इसीलिए जो ईरानियन स्टेट के बयानात आप देखें तो वो इसको वियतनाम से इक्वेट कर रहे हैं कि अगर ये एडवेंचर किया ऑन ग्राउंड आने का अमेरिका ने तो वियतनाम को भी भूल जाएंगे। एजाज साहब, ये जो आपने पहले तुर्की की बात की, उसमें अगर देखा जाए तो जो इजरायली एम्स हैं ईरान को लेके वो यही हैं कि डिसइंटीग्रेशन हो जाए, इराक़ की तरह टुकड़े हो जाएं, और ये जो एम्स हैं ये डायरेक्टली कोलाइड करते हैं पाकिस्तान और टर्की के इंटरेस्ट के साथ। मैं देख रहा था निके एशिया में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई रिसेंटली जिसमें FBM जो एक मूवमेंट है ग्रेटर बलूचिस्तान की, उन्होंने वेलकम किया है इजरायली और अमेरिकन स्ट्राइक्स को ईरान में, बिकॉज दे थिंक कि अगर ये करने से एक पार्ट ऑफ लैंड हमें मिल गया, एक फ्री स्टेट बन गई, तो फिर इसके बाद में हमारा इंटरेस्ट भी केटर हो जाएगा। दूसरी तरफ कुर्दिश मूवमेंट है जो कि आपको पता है कि टर्की को हर्ट करती आई है, PKK पार्टी के साथ एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस भी रहा है अर्दगान की हुकूमत का। तो ये जो ईरानियन एम्स हैं इस सारे खत्ते को लेके इजराइल के, इस पे पाकिस्तान के लिए, टर्की के लिए क्या अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है? नहीं, ये तो खाम ख्याली है जी इसराइल की कि इस तरह फ्रेगमेंट कर देगा। वो अपनी जान बचाएं, इस वक्त इतने बड़े मुल्क को तोड़ना कोई आसान काम है। और फिर बिल्कुल तुर्की भी नहीं चाहेगा, पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा, बल्कि खित्ते का कोई मुल्क नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर एक बार कोई एक मुल्क टूटता है तो पूरा का पूरा जो खित्ता है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा है जी, ये बातें चलानी ताकि उनको बददिल किया जाए और लगे कि जहाँ ये भी हो सकता है, ये भी किया जा सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता कि इसराइल भी शायद एक्सटेंट हो जाए, खत्म हो जाए। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये हरबियार मरी का भी बयान मैं सुन रहा था, मरी वो लंदन में बैठे, वो बलोचों के लिए गम बहा रहे वहां पे बैठ के, और इंडिया से पैसे लेकर वो पैसे वो यहाँ पे बात करें। ये क्या जंगे आज़ादी की जंग लड़ेंगे सो कॉल्ड? तो ना ही बलूचिस्तान में सारे बलोच, वहाँ पे बरोही हैं, वहाँ पे पश्तून्स हैं, वहाँ बलोच हैं, हर किस्म के लोग हैं, और ईरान में भी अपने डिफरेंट किस्म के लोग मौजूद हैं। ये बिल्कुल खामख्याली है, ये डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है ताकि हौसले तोड़े जाएं विक्टिम कंट्री के। तो इसराइल की तरफ से तो ये बात आ सकती है। मैं नहीं समझता कि हमें अब उस पे बुनियाद पर बैठ के पाकिस्तान और तुर्की के लिए इसके मसाइल का ढूंढा जाए, ये बिल्कुल ऐसा होने का चांस ही कोई नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एक चीज़ ये भी डिस्कस की जाती है कि ईरान के गालिबन इजराइल के और अमेरिका के इंटरेस्ट में ये होगा कि अगर गल्फ़ स्टेट्स ही लड़ पड़े ईरान से, क्योंकि उनकी रेजिलियंस जो है वो हमने देख ली है। अब अगर मज़ीद नुकसान पहुंचता रहेगा, सऊदी अरेबिया एक्ट करेगा, असर्ट करेंगे अपने आप को ईरान के ख़िलाफ़ जो अब तक नहीं किया, तो उसमें फिर एक लिहाज से एक एग्जिट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी अमेरिका को और इजराइल को, बिकॉज गल्फ़ विल बी फाइटिंग ईच अदर। आपको लगता है कि गल्फ़ की टॉलरेंस भी जवाब दे जाएगी सूनर और लेटर अगर ये इसी तरह हिट होते रहे? बिल्कुल नहीं, और उसकी वजह ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक ईरान सिर्फ अमेरिकी अड्डों को या UAE में वो छुपी जगह जहां से ईरान के खिलाफ अब अटैक हो रहे हैं वहां पे वो हमला कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये जंग में शरीक हो गए तो फिर तो एवरीथिंग इज इन फेयर देन इन वॉर। फिर तो उनकी ऑयल फैसिलिटीज, ऑयल रिफाइनरीज, उनके ऑयल स्टोरेज, उनके एयरपोर्ट्स, उनकी फिर तो हर चीज शामिल हो जाएगी ना जी। बल्कि उनकी क़यादत भी आ जाएगी उसके अंदर, रूलिंग फैमिलीज भी जो टारगेट हो जाएंगी। कभी भी नहीं करेंगे वो। मुसाद कोशिश कर रहा है, मुसाद के एजेंट्स पकड़े गए हैं ईरान, कतर में भी, सऊदी अरेबिया में भी। जिस तरह अरामको पे हमला जो है वो ईरान कहते हैं हमने नहीं किया, वो तो कहते हैं हमने तुर्की पे भी नहीं भेजा, हमने अज़रबैजान को भी नहीं भेजा। लेकिन कोई ऐसे शरपसंद अनासर इसराइल के बिहाफ पे ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग जो है खलीजी ममालिक उसमें शरीक हो जाए। ये होगा नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाएगी उनके लिए। बिल्कुल नहीं करेंगे मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको लगता है कि ऑफ द कार्ड्स है। रजा साहब, इफ़ यू हैव अ कमेंट ऑन दिस तो आप ऐड कर ले। लेकिन इसके अलावा एक और प्रिवेलिंग सिचुएशन जो गुज़श्ता रात हमने देखी वो पाकिस्तान की स्ट्राइक्स थी अफ़गानिस्तान के ऊपर।
तो ऑफिशियली जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है वो क्लेम करती है कि हमने एम्यूनेशन डेपो को अटैक किया है और जो फ्यूम्स उससे उठते देखे, जिस तरह से आग उठ रही थी उसमें एम्यूनेशन भी वाज़े है। लेकिन दूसरी तरफ जो अफ़गान मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये है कि एक रिहैब सेंटर था, उस पर अटैक कर दिया और सैकड़ों लोग इसमें मारे गए। इंफॉर्मेशन की वॉर भी चल रही है। तो पाकिस्तान के पास आगे चलकर जो ये अप्रोच हमने ली है, बिकॉज टीटीपी को कर्टेल नहीं किया जा रहा था अफ़गान तालिबान की तरफ से, पिछले 2 सालों में 4000 कैजुअल्टीज़ इस मुल्क में होती हैं। डू यू थिंक दैट दिस विल फर्दर एस्केलेट, या फिर ये जो बम्बार्डमेंट हम कर रहे हैं इसकी इफेक्टिवनेस की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा थ्रेट अप टू अ प्रपोर्शन? जी, सबसे पहले तो जो पहले वाली डिस्कशन हो रही थी, एजाज साहब ने जो फरमाया, मैं भी यही समझता हूँ कि गल्फ स्टेट्स जो हैं इस वॉर में शामिल नहीं होंगी और बड़ा वाइजली जो है वो अपने जो रिएक्शंस हैं उनको कर्टेल करके रखा हुआ है उन्होंने, और बहुत वाइज तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनको समझ है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि प्रपोर्ट किया जा रहा है या प्रिटेंड किया जा रहा है कि ये ईरान कर रहा है, जो ईरान कर नहीं रहा। तो उनको इस चीज़ की समझ है और उनको ये पता है कि खिता अगर आपस में जंग में बिजी हो गया तो ये तो वो ख्वाब है जो इजराइल देख रहा है कि इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर देम। अफगानिस्तान का जो फरमाया आपने, जो पोस्ट उन्होंने की थी अभी कि हॉस्पिटल को स्ट्राइक किया है, अभी वो उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी है। अभी मैं मीडिया पे देख रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की जो है उन्होंने ये बताया जी कि अफगान का जो ऑफिशियल हैंडल है उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी है, क्योंकि वो जो हॉस्पिटल उम्मीद हॉस्पिटल है वो उसी तरह खड़ी है और ये रिहैब सेंटर नहीं था। ये बेसिकली एक ऐसी जगह थी जहाँ पे असला गोला बारूद था और खुदकश बमबार थे, और जो खुदकुश बमबार हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो एडिक्ट थे, जो ड्रग एडिक्ट थे, और उनको वहाँ पे रखा गया था और ड्रग्स दी जाती थी ताकि उनको एडिक्शन के दौरान ही ये जो है बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। गोला बारूद का ज़ख़ीरा था, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार, आग और धमाके हुए, वरना खुदा न ख्वास्ता वो सिर्फ रिहैब सेंटर होता या हॉस्पिटल होता, वहाँ पे तो ऐसा नहीं होना था। हॉस्पिटल कायम है, उन्होंने अपनी जो ट्वीट है वापस ले ली। लास्ट पॉइंट आपका कि ये एस्केलेशन डी एस्केलेशन, देखिए पाकिस्तान की बाई चॉइस ये नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लिए लास्ट चॉइस है और किसी भी कंट्री के लिए लास्ट चॉइस होती है कि काइनेटिक मीन्स को यूज़ करना। जब डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, सारा कुछ जो एफर्ट्स होती हैं वो फेल हो जाती हैं तो फिर इसको रिजॉर्ट किया जाता है, और पाकिस्तान ने इसलिए किया कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है, नुकसान पहुँचाया जा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर से। और आपको पता ही है यूनाइटेड नेशन ने कहा जी वहाँ पे 21 तंजीमें हैं, मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें जो पनाह गुज़ीर हैं और जिनको ये जो अफ़गान रजीम है उसकी सरपरस्ती हासिल है। तो पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है कि उनको पनाह ना दी जाए, और स्पेशली BLA, BRA जिनकी अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो लोग हैं, TTP है कि इनको वहाँ पे पनाह ना दी जाए। और मेरे ख्याल में उनकी जो कैपेबिलिटी टू हार्म पाकिस्तान जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस हो रही है, और ये स्ट्राइक्स जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड हैं और बहुत इफेक्टिव हैं और इनका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हाउएवर फॉर द फ्यूचर पाकिस्तान मेरे ख्याल में तैयार होगा कि ये लोग अगर मान जाते हैं और अपनी रविश से बाज आ जाते हैं और पनाहगाहें नहीं देते, सेंट्रीज वहाँ पे TTP को, BLA, BRA वगैरह को, मजीद ब्रिगेड को नहीं मिलती, तो पाकिस्तान की स्ट्राइक्स जो हैं वो बंद हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एजाज साहब, आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है कि एक चीज़ ये समझने में काफ़ी मुश्किल होती है कि अफ़गानिस्तान अपने पूरे स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी पॉपुलेशन को, हर चीज़ को दाव पे लगाने के लिए तैयार है, लेकिन TTP के ख़िलाफ़ एक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इज़ दिस अ रैशनल डिसीजन दैट दे हैव टेकन, या फिर उनकी इंटरनल जो कंपल्जन्स हैं, मजबूरियां हैं, रिट का इशू है, या वो ISIS के से या दाइश खुरासान से और TTP से खौफज़दा हैं कि उनकी अलाइंस ना बन जाए, या फिर ये वो ये समझते हैं कि रैशनल कैलकुलेशन करने का यहाँ फ़ायदा नहीं? बिकॉज हमने देखा है हिस्ट्री जो अफ़गानिस्तान की है उसमें बहुत से वॉरलॉर्ड्स और राइवल फैक्शंस जो हैं वो हमेशा थ्रेट में रहते हैं कि कोई आकर काबुल पे कब्ज़ा ना कर ले कहीं। तो ये वजह है या कोई और वजह है? नहीं, ये तकरीबन ये सारी हैं वजूहात। मेरे ख्याल में TTA भी अब एक लिहाज से ये समझती है कि TTP जो है वो आइडियोलॉजिकली हमारे इतना नज़दीक है, और हम अगर यहाँ पे काबुल में जीत सकते हैं और एक इमारत बना सकते हैं तो यही चीज़ जो अर्स्टवाइल फाटा है उसको अलहदा करवा के तो TTP वहाँ पे क्यों नहीं छोटी सी इमारत बना सकता।
तो अगर वो इसके खिलाफ हो जाते हैं टीटीपी के, तो जिस तरह आपने कहा कि वो आईएसकेपी को चले जाएंगे या कहीं और निकल जाएंगे, तो वो उनको शायद फायदा नहीं है। दूसरा, एक तो गलत फहमियां हैं काबुल को। मेरा ख्याल है टीटीए ये समझता है कि उन्होंने काबुल को बजोरे बंदूक जीता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं बजोरे बंदूक जीता। वो तो अमेरिका छोड़ना चाह रहा था, बाई पार्टीजन कंसेंसस था कि हमने यहाँ से अब निकलना है फॉरएवर वार से। और दूसरा, पाकिस्तान की इनको इतनी मदद हासिल थी कि अगर वो मदद ना होती तो आज भी ये पहाड़ों में कहीं लड़ रहे होते या मर रहे होते। तो इस वजह से एक तो गलत फहमी इनकी है। दूसरा, इनकी ये बड़ी गलत फहमी है, ये जिसका इजहार इन्होंने मुत्तकी साहब ने इंडिया में बैठ के किया था जब दिल्ली के दौरे पर गए थे, और इन्होंने वहां पे बैठ के कहा कि हमने तो बरतानिया को भगा दिया, हमने रूस को भगा दिया, हमने अमेरिका को भगा दिया। गोया ये कह रहे हो कि पाकिस्तान की क्या मजाल। मैं ये बताऊं कि ये जो तारीख को मसख करने का जो अंदाज है, आप तो खुद तारीख के बहुत बड़े तालिब इल्म हैं, मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ कभी कभी, तो आपको पता है कि 1877 और 1880 के दरमियान जब इनको बिल्कुल सेकंड एंग्लो अफगान वॉर में मुकम्मल तौर पर शिकस्त हुई थी, तो सरदार अब्दुल रहमान खान ने बाकायदा रिक्वेस्ट करके ये ड्यूरेंट लाइन को बॉर्डर बनवाया था। रिक्वेस्ट करके, ये उनकी रिक्वेस्ट थी। और उसके बाद 13 नवंबर को 1893 को उन्होंने लोहे जिरगा में करके इसको अपनाया, एंडोर्स किया। उनके बेटे हबीबुल्लाह खान ने 1905 में किया। उनके जो पोते थे जिसने किंग का टाइटल ले लिया था, नादिर खान ने, उसने वो बाकायदा उसको ये मुकम्मल तौर पर एंडोर्स कर लिया था। 2 बार एंडोर्स किया था एक्चुअली, 1919 में, 1921 में। तो ये मसला असल में बात ये है कि ये लोगों को कुछ गलत फहमी है। इसी तरह रूस को भी इन्होंने नहीं भगाया था। अगर पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब इकट्ठे ना होते तो रूस बिल्कुल ना निकल पड़ता और ये अभी भी उसके कब्जे में होते। और अमेरिका का तो मैं पहले बता चुका हूं। तो गोया ये कुछ गलत फहमियां इनकी। अब रह गए इनको ये जो पाकिस्तान पे, क्या पाकिस्तान सही पॉलिसी फॉलो कर रहा है? मैं कहता हूं बिल्कुल सद सही पॉलिसी फॉलो कर रहा है। 4.5 साल इन्होंने इतना पाकिस्तान में खून बहाया है, हमारा इतना खून बहा है, और उसके बाद पाकिस्तान फिर क्या करता? सारी तरह पूरी कोशिश कर ली, 2 तरफा बुनियादों पर भी इनसे बातचीत की है और सालिसों के जरिए भी की है, मल्टीलैटरली भी की है, लेकिन ये मानने तैयार नहीं है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट करनी थी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी अगर बॉर्डर मैनेजमेंट। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया है, लेकिन साथ ही साथ रास्ते खुले रखे दरवाजे बातचीत के, लेकिन ये बॉर्डर मैनेजमेंट करने पड़ेगी। बिल्कुल, ऑप्शंस जो थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी और इसीलिए काइनेटिक मीन्स की तरफ जाना पड़ा। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, रजा मोहम्मद मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।